अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप भी सोचते हैं कि सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली के साथ रहना पहले जैसा आसान नहीं रहा, या फिर यहाँ अब भी बचत के बहुत सारे मौके मौजूद हैं। हर दूसरा इंसान जो सऊदी अरब आना चाहता है या यहाँ रह रहा है, इसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई यहाँ का ख़र्चा कितना है और क्या फ़ैमिली के साथ यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कितना ज़्यादा बोझ जो है वो जेब पर पड़ता है। आज की मेरी वीडियो में घर के रेंट से लेकर ग्रॉसरी तक और स्कूल की फ़ीसों से लेकर वीकेंड की छोटी मोटी आउटिंग तक सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, तो मेरा व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बात शुरू करते हैं सबसे बड़े और तयशुदा ख़र्चे की, और वो है हाउसिंग, यानी कि मकान का किराया जो आपको देना ही देना है। और इसके बाद सऊदी अरब में जब आप फैमिली के साथ आते हैं तो सबसे पहला फ़ैसला यही होता है कि किस इलाके में और कैसा घर लेना चाहिए और कितने बजट में रह कर लेना चाहिए। तो अगर आप रियाद या जद्दा की मरकज़ी इलाकों में या 2-3 बेडरूम का अपार्टमेंट देख रहे हैं या किसी ऐसे अच्छे कंपाउंड में रहना चाहते हैं, तो ये किराया वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसका मतलब कि बहुत बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर या फैमिली फ्रेंडली पुरसुकून मोहल्लों में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर आपको पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह फैमिलीज़ वगैरह मिल जाती हैं बिल्डिंग में, और किराए में भी जो होता है इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप कोई ओल्ड बिल्डिंग ले लेते हैं तो किरायों में अच्छी खासी कमी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपका जो है आते ही फोकस है कि हमने न्यू ब्रांड घर लेना है, तो फिर वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा और सारी सैलरी इस तरह ख़त्म हो जाएगी। पहले के मुकाबले में किरायों में यहाँ थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आपका बजट जो है वो सही है और आप स्मार्ट सर्च कर रहे हैं और ऐप्स वगैरह के थ्रू आप रेंट देकर अपना घर जो है किस लोकेशन पर लेंगे वो सब तय कर लें, तो आपको यहाँ पर अपना अच्छा घर ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और इधर उधर से प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं उनसे रब्ता करें। तो इसमें आपको 10-15 मकान जो हैं वो तो ज़रूर ही देखने पड़ेंगे, तो ही आप जाके मुनासिब बजट में अपना घर तलाश कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी स्कूल की है, जो बच्चों के स्कूल की शॉपिंग है वो भी साथ साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल का बजट भी आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि यहाँ पर जो है स्कूल जो है वो भी किस लेवल के और किस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हैं और बजट में रहकर बच्चों को एक अच्छे स्कूल में तालीम जो है वो दिलवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग बैग की कलेक्शन देख रहे हैं, बैग टू स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हम कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं और साथ साथ हम स्कूल की बात भी कर लेते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर स्कूल जो है सऊदी अरेबिया में अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी सैलरी को देखेंगे और इसके साथ ही आप पाकिस्तानी स्कूल जो हैं वो सबसे पहले आप इसको तरजीह देंगे कि आप कोई अच्छा पाकिस्तानी स्कूल जो है वो ढूंढ लें, ताकि पाकिस्तानी स्कूल की फ़ीस ज़रा कम होती है। और अगर आप बच्चों को कोई ब्रिटिश या अमेरिकन निज़ाम के स्कूल में डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज़रा फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। और ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर कि आपकी हस्बैंड की सैलरी कितनी है और आप बच्चों को कौन से स्कूल में तालीम के लिए उनका एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आप एक बजट तैयार कर लें अपना, ताकि एक स्मार्ट बजट से आपको सब चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको अपनी स्मार्ट प्लानिंग में यही प्रेफर करूँगी कि आप जब भी अपनी फैमिली का बजट बनाएं, स्कूल की फ़ीसें और हाउस रेंट को सबसे पहले तरजीह पर रखें, क्योंकि इससे पहले से बचत करके चलेंगे तो आपको आखिर में कोई माली दबाव भी नहीं होगा और आप इससे सेविंग भी कर सकेंगे और मैनेज करना इजी भी होगा। स्कूल की फ़ीस की भी बात साथ साथ कर लेते हैं, तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल्स के बारे में बात करूँगी, यानी कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल रियाद। और यहाँ पर जो है जो फ़ीस है वो 4,000 से 8,000 तक भी होती है, और इसमें ग्रेड या क्लास वगैरह के लिहाज से थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है। और इसके बाद इंटरनेशनल स्कूल्स की बात कर लेते हैं, और अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल जो हैं वो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पर। और मैं सबसे पहले आपको इंटरनेशनल स्कूल जो
برٹش ہیں ان کی فیس ایک سالانہ اندازہ بتا رہی ہوں، یہ پھر گریڈز وغیرہ کی جو ہے بچوں کی عمر وغیرہ اس میں تھوڑا فرق بھی آ سکتا ہے، تو اس کی جو فیس ہے جو برٹش اسکولز ہیں وہ 12,000 سے لے کر 28,000 ریال تک جو ہے سالانہ فیس ہو سکتی ہے، اور امریکن جو اسکولز ہیں ان کی فیسز جو ہیں وہ 30,000 سے لے کر 65,000 تک ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو کم فیس والا اسکول ہے وہ پاکستانی اسکول، پھر برٹش اسکول اور پھر امریکن اسکول، تو اس طرح سے آپ گریڈز دیکھنا چاہیں فیس کے تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم لوگ بیکری پر آ گئے تھے، اور یہاں پر ظاہر بچوں کو تھوڑی سی آؤٹنگ بھی کرانی تھی، اور یہاں پر تھوڑا سا ہم نے پیزا وغیرہ آرڈر کر دیا تھا۔ اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کو اپنے بجٹ میں جو ہے وہ فیملی آؤٹ ڈور جو فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کا بھی تھوڑا بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ریاض کے خوبصورت پارک کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ یہاں پر پارکس وغیرہ میں آپ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے یہاں پارکس وغیرہ میں آ کر سپینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سی پارک جو ہیں ریاض کی وہ بالکل فری ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کے اندر ٹکٹس وغیرہ ہیں، اور جو ہسٹوریکل وغیرہ پارکس ہیں ان کی ٹکٹس نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یہاں پر 4 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک یہ پارکس جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں، بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہیں، اور بچوں کے لیے کافی یہاں پر فریش آکسیجن ہوتی ہے، اور جو یہاں پر فیملی اپارٹمنٹس میں بڑے بڑے پاکستانی جو ہوتے ہیں بور فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر آ کر ان کی جو ہے نا زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، ان کی فریش آکسیجن سے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ بھی آتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہی پریفر کروں گی کہ آپ لوگ بھی جو سعودی عربیہ میں آئیں وہ ویکینڈ پہ اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے ان پارکس وغیرہ میں آ کر گزارا کریں۔ اور یہاں پر جو ہے یہاں پہ بالی ووڈ ریاض ایک بہت ہی بڑا انہوں نے سٹی بنایا ہے، وہاں پر بھی ٹکٹس وغیرہ ہیں، اور ایونٹ وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، عید کے اوپر بھی ایونٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نور الریاض کے ٹائم پر بھی وہاں بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اگر آپ کا بجٹ اتنا ہے کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پر ٹکٹس وغیرہ لے کر بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں گروسری کی، اور گروسری کی بجٹ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شاپنگ لسٹ بنا کر جائیں، اور سپر مارکیٹ میں جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹس وغیرہ دیکھیں، اور ڈسکاؤنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لیں، اور گھر میں جب آپ لسٹ تیار کر رہے ہوں تو جو چیزیں واقعی ضرورت کی ہیں بس وہی لیں، اور باقیوں کو آپ لسٹ ریموو کر دیں گی تو آپ کو اچھی خاصی اس سے بچت ہو جائے گی۔ اور بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر ضروری اور فالتو اشیاء خریدنے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر جی ہم لوگ بھی ڈیٹس لے آئے تھے جو کہ ڈسکاؤنٹ میں مل رہی تھی، اور آج کل ڈیٹ کا سیزن ہے تو بہت زیادہ دل کر رہا تھا اس طرح کی ڈیٹس کھانے کے لیے، لگ رہی تھی بھوک، تو میں نے سوچا میں اپنے لیے سیلڈ ہی بنا لوں۔ تو آپ لوگوں کو میری سیلڈ کیسی لگی؟ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سے پوچھنا ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔